गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप सबों के बीच 2024 सीटेट में पूछे गए CDP 6 to 8 का कुल 30 MCQ लेकर आए, जो फरवरी 2026 में होने वाले एग्जाम में सजीवन बूटी का काम करेगा। बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, बारह साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। तो कारण इसका दिया गया है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। तो इसमें अभिकथन जो दिया गया है और कारण दिया गया है, तो दोनों में से देखना है कि ऑप्शन देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है और ये और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, है ना, पहला 1 नंबर का। ये और आर दोनों सही है और ये आर की सही व्याख्या करता है। ये जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 1 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। दूसरा ऑप्शन है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। तीसरा है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। चौथा है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तो इसमें समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए राइट आंसर? तो ऑप्शन 3, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। तो अभी कथन पहले पढ़ते हैं, लोकेश को एक संकल्पना यानी दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। इसका कारण दिया है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है। स्वविनियमित, है ना, सीखने को संसाधित कर सकता है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, ये की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है, और जहाँ ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। दूसरा है, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तीसरा है, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, 2। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, अभी कथन दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और कारण दिया गया है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखते हैं अभिकथन और कारण जो है दोनों क्या है, दोनों देखते हैं कि गलत है ना। तो ये ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा प्रश्न है, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला है उसे समस्या का समाधान दें, उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें। तीसरा है कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। और चौथा है कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। इसका राइट आंसर देखना है क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4, ठीक है, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। और चौथा है यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि इसमें यह बच्चों में नैतिक विकास प्रगति सटीक अवस्था को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो क्या है? गलत है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, तो ये भी गलत होगा। या बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर देखने को मिलता है कि ये सही होगा। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पहला है बुद्धि समय के साथ बदलती है। दूसरा है बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। तीसरा है बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। चौथा है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। तो इसमें देखते हैं कि बुद्धि समय के साथ बदलती है ना। ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है, तो ये भी गलत होगा। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है, तो ये भी गलत होगा। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, तो ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि समय के साथ बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? ऑप्शन है, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। दूसरा है एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तीसरा है एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। और चौथा है एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए, तो इसका एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, तो ये भी गलत हो सकता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो ये देखते हैं, ये थोड़ा कुछ सही लग रहा है।
एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है, तो ये रॉन्ग लग रहा है कुछ। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 2, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए, है ना, कड़ी मेहनत करता है, जो लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्यारहवां प्रश्न है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? यहाँ बोल रहा है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। दूसरा है शिक्षार्थियों को जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। और तीसरा है सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। चौथा है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इसका चौथा, है ना, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ये नहीं बोल रहा है, तो ये क्या है? राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को खाली स्थान है का उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन दिया है, पहला नंबर ब्रेल जो एक स्पष्ट प्रणाली है, दूसरा है ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है, तीसरा आवृत्ति जो संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है, और चौथा आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, है ना, पहला ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, विकास के खाली स्थान है आयाम के तहत भावनाओं आत्मधारणा तथा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पहला भौतिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा भाषाई और चौथा मनोसामाजिक। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी विकास के, है ना, आयाम के तहत। तो विकास के भौतिक नहीं होगा, संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, भाषाई भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मनोसामाजिक, ठीक है। यानी विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं आत्मधारणा तथा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौदहवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, है ना, विनिमय करते हैं। पहला है अनुकूलित अधिगम, दूसरा ग्रहणशील अधिगम, तीसरा वर्णनात्मक अध्यापन और चौथा है पारस्परिक अध्यापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4, पारस्परिक अध्यापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें अनेक के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं। तो क्या होते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, दूसरा है जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित, तीसरा है जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, और चौथा है जेंडर पहचान आनुवांशिक रूप से निर्धारित। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला को हम लोग सही करते हैं, जेंडर भूमिकाएं जो सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच
संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? इसका ऑप्शन पहला है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। दूसरा है भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। चौथा है भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? पहला है तृतीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? ये क्या है? विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण इसका दिया गया है, लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसका सही विकल्प को चुनना है। पहला है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा भी देखते हैं ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है ना, तो सही एक गलत हो सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला है नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना। तीसरा है छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय को से जोड़ना। चौथा है छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। छात्रों से नई सामग्री संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें विषय से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? पहला है एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। दूसरा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। तीसरा है देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। चौथा है एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन वाला प्रश्न फिर है,
देखिए, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण भी दिया गया है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है ये और दोनों सही है और ये की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ये और दोनों सही है लेकिन ये की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ये और दोनों गलत है। तो इसमें देखते हैं कि राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की सुविधा करता है, तो ये गलत है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका जब दोनों गलत होता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, ये और दोनों गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? पहला उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, तीसरा अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना और चौथा एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखते हैं इसमें कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें एक परिभाषा देना और छात्रों को याद करना क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो गया। उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, है ना। इसी से नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, है ना, प्रभावी रणनीतियाँ तैयार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पहला है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, है ना, एक व्यक्तिगत क्रिया है, एक एकीकृत प्रक्रिया है, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? तो देखते हैं एक व्यक्तिगत ये तो गलत हो गया। एक एकीकृत प्रक्रिया भी गलत है। पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट, पहला। ठीक है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहला ऑप्शन है एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो। दूसरा है छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तीसरा छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना। तीसरा विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। तो इसमें देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द, है ना। तो नोट्स प्रदान करना क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या है? छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने बहुविकल्पीय प्रश्न देना, तो ये भी गलत हो गया, बहुविकल्पीय। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद कर रखना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है कि अधिसंज्ञान, दूसरा है स्मृति, तीसरा है संज्ञान और चौथा है संज्ञानात्मक संघर्ष। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अधिसंज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? पहला, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना।
तीसरा है शिक्षकों को उनके शिक्षण गतिविधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। चौथा है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक है ना, समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान। तो ये क्या है? नेगेटिव वर्ड हो गया। तो विद्यार्थियों की आवृत्ति स्वरूप की पहचान करना, उनकी अनुसार व्यवसाय निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, ये भी गलत हो गया। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रदान करना, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी संलग्नता वाले अधिकांश विद्यार्थी है ना, ऑप्शन पहला है कि उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। दूसरा है उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिस्थिति की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो ये नहीं होगा। उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। दिनचर्या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, तो ये हो सकता है। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 है ना, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे को मानता है, लेवागोत्स्की को मानता है ना, यानी खाली जगह में भरना क्या होगा? तो पहला है कि आत्मकेंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक स्व-विनियमित और मैं प्रभावी। ठीक है, स्व-विनियमित में प्रभावी। दूसरा है आत्मकेंद्रित वाक स्व-विनियमित में प्रभावी, निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तीसरा है निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, आत्मकेंद्रित वाक आत्मविनियमित में प्रभावी। चौथा है निजी वाक आत्मविनियमित में प्रभावी, आत्मकेंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे क्या है? आत्मकेंद्रित है ना, पहला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आत्मकेंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता मानता है ना, का संकेत मानता है। लेवागोत्स्की निजी वाक और को स्व विनियमित में प्रभावी मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? ऑप्शन है पहला, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। दूसरा है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। तीसरा है बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। चौथा है बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में क्या है के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका देखते हैं फिर से एक बार कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, तो गलत। दूसरा है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है, तो यहाँ क्या होगा? असभ्य हो गया है ना, ये भी गलत हो गया। उसका बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, तो ये लग रहा है कि सही ऑप्शन होगा। चौथा देखते हैं बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं वे बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। चलिए थर्ड आंसर सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। अभी कथन का प्रश्न है, देखिए। प्रत्येक बच्चे को खेलने प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो क्या ये सही है गलत है ये देखना है। इसका सही विकल्प को चुनेंगे। ये और दोनों सही है और ये की आर सही व्याख्या करता है। ये और दोनों सही है लेकिन ये की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ये सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा ये और दोनों गलत है।
इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं। ये तो राइट लग रहा है, सही है। दूसरा पढ़ते हैं, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सेकेंड। ये और आर दोनों सही है, लेकिन ये कि आर सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे और प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे। चलिए, आज का दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।